अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज क्लास की सबसे पहली वीडियो है हार्डवेयर के हवाले से। अगर थोड़ा बहुत बातें की जाए क्लास के बारे में तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। वैसे हर उस्ताद का अलग अलग स्टाइल और तरीके होते हैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। कुछ लोगों के साथ नॉलेज ज्यादा होती है लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा मुश्किल होता है, और कुछ लोगों के साथ नॉलेज कम बट समझाने का अंदाज बहुत आला होता है। पता नहीं है मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपनी मकामी जबान में और आसान एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को सही तरीके से समझाऊं। और दूसरी बात यह है कि मैं पठान हूँ, जितना भी कोशिश करूं उर्दू बोलने में मुझसे तलफ्फुज की गलती जरूर होगी, तो ये बात मैं पहले से ही क्लियर करना चाहता हूँ। खैर बिना टाइम वेस्ट के आगे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयर करना ये एक तरह की फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। इनके सब्जेक्ट 7 से लेकर FA तक थोड़ा बहुत टच होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को फुल समझना आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी ही होगी। इनके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आगे जाके डिवाइड होते हैं, जिसमें कम से कम 5 साल लग सकते हैं। इतनी छोटी वीडियो में इसको कवर करना नामुमकिन है और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। आज हमने सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को थोड़ा बहुत टच करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बगैर करंट के काम ही नहीं करता, मतलब ये ऑन ही नहीं होता। जिस तरह मोटर कार, मोटरसाइकिल, बस वगैरह बगैर फ्यूल के स्टार्ट नहीं होते, इसी तरह मोबाइल भी बगैर करंट के ऑन नहीं होता, मतलब ये एक किस्म की इसकी फ्यूल है। तो मैंने सोचा कि मोबाइल सर्किट को टच करने से पहले हमें करंट वोल्टेज को समझना होगा, क्योंकि मोबाइल सर्किट के अंदर हर टेस्ट पॉइंट, कंपोनेंट और हर IC के अंदर आपको वोल्टेज मिलेगी। एवन के बैटरी भी करंट से भरा होता है। तो हमें सबसे पहले वोल्टेज करंट को एक्सप्लोर करना होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अगर हमें करंट वोल्टेज को सही तरीके से समझना है तो हमें सबसे पहले एटम को समझना है। साइंस की लॉ के मुताबिक सारी विजिबल चीजें एटम से बनी होती है। हमारे पास इर्द गिर्द देखने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम की स्ट्रक्चर से बनी होती है, जैसा कि लैपटॉप, कुर्सी, दीवार, अलमारी, मेज वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि सारी चीजें एटम के स्ट्रक्चर से बनी होती है, तो एटम किससे बना होता है? तो एटम 3 चीजों से बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव रिचार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव रिचार्ज होता है और न्यूट्रॉन कोई रिचार्ज नहीं होता। यही वो जगह है जहाँ पर हम बचपन से सुनते हैं कि एक पॉजिटिव लेन होता है और एक नेगेटिव, मतलब गरम, ठंडा, प्लस, माइनस, ग्राउंड, लेन, इन सब के इशारे हमें एटम के अंदर मिलते हैं। अब हम PC की तरफ जाते हैं और बोलने का स्पीड भी थोड़ा कम करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम की बनावट। हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि साइंस की लॉ के मुताबिक सब कुछ एटम से बना हुआ है। तो सवाल ये है कि एटम किस चीज से बना हुआ है? एटम बना हुआ है 3 चीजों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी जिक्र पहले भी मैंने किया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिचार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव रिचार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई रिचार्ज नहीं होता। इस सर्कल के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि एक दूसरे के सामने हैं। यहां से लेकर यहां तक जहां पर हमने मार्क दिया है, बीच में जो भी स्पेस बनता है इनको कहते हैं न्यूक्लियस। जिस सर्कल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है इनको कहते हैं ऑर्बिट, यानी मदार।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब को मिला के इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सेम टू सेम सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शम्सी की तरह काम करता है। उसका मरकज यानी सन, सूरज और तमाम सितारे उसके गिर्द घूमते हैं। जिस तरह एक सोलर सिस्टम के अंदर हमने देखा कि एक सूरज के इर्द गिर्द सारे सितारे एक फिक्स पाथ के अंदर गोल गोल घूमते हैं, सेम टू सेम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रिंग के अंदर प्रोटॉन से गोल गोल घूमते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं या बहुत कम। इस पर अभी आगे बात करते हैं। और हम देखते हैं कि एक एटम से हम क्या क्या बना सकते हैं। ऑर्बिट यानी मदार के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखाई देगा। इनकी वजह यह है कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में हमेशा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होते हैं, यानी खींचना और धकेलना। यहाँ पर हम देखते हैं कि एटम अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का लॉ किस तरह काम करता है, मतलब द लॉ ऑफ मैग्नेट्स। यहाँ पर मैंने 3 किस्म की मैग्नेट्स रखे हैं जिसको हम परमानेंट मैग्नेट्स भी कह सकते हैं, और देखते हैं कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन किस तरह काम करते हैं, मतलब खींचना और धकेलना। यहाँ पर मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आप देखेंगे कि साउथ के आगे नॉर्थ और नॉर्थ के आगे हम साउथ रखेंगे, यानी थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि नेगेटिव के सामने पॉजिटिव है और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है। अगर हम एक दूसरे के सामने यानी नॉर्थ के सामने नॉर्थ मतलब साउथ के सामने साउथ हम रखें तो ये एक दूसरे को रिपल करता है, मतलब ये एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कुछ इस तरह काम करता है। यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखें, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है जो अलग जा रहे हैं, मतलब रिपल्शन हो रहे हैं, और नेगेटिव टू नेगेटिव दूर जा रहे हैं। और जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में लिया है, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए हैं। तो इस तरह काम करता है एक अट्रैक्शन और रिपल्शन का लॉ। अगर न्यूट्रल की बात की जाए तो वो वैसे के वैसे अपनी जगह पर खड़ा है, उसके अंदर कोई रिचार्ज नहीं होता। अब हम देखते हैं कि एटम से हम क्या क्या बना सकते हैं। कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि सारी चीज़ें एटम से बनी होती है, इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके बाद अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की लॉ भी हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि एटम की कितनी किस्में होते हैं। यहाँ पर मैंने आसान एग्जाम्पल दी हुई हैं। तो एटम की 3 अक़साम होते हैं। नंबर 1 कंडक्टर। कंडक्टर की मानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है कंडक्टर। नंबर 2 इंसुलेटर यानी बेड कंडक्टर, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फ्लो पास नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है इंसुलेटर यानी बेड कंडक्टर। तीसरी एक और चीज़ होती है जिसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर यानी हाफ कंडक्टर। ऐसी चीज़ें
جس کے اندر الیکٹران پاس تو ہوتا ہے لیکن پوری طرح نہیں. ایسی چیزوں سے بنتے ہیں الیکٹرانکس کی پارٹس. ہماری موبائل کے جتنی بھی ICs کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ سیمی کنڈکٹر یعنی ہاف کنڈکٹر کی مٹیریل سے بنتے ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہے سائنس کے مطابق وہ ان 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. یا کنڈکٹر ہوگا, یا انسولیٹر, یا سیمی کنڈکٹر. مطلب یا الیکٹران کو فل پاس کرے گا یا بالکل بھی نہیں یا تھوڑا پاس کرے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں ایٹمز کی سٹرکچر کس طرح ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم کنڈکٹر کی سٹرکچر کو دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروٹون اور نیوٹرون کی ارد گرد 3 الیکٹرانز گھومتے ہیں. مطلب یہاں پر الیکٹران کی تعداد بہت کم ہے. ہم اور بھی الیکٹران بھر سکتے ہیں. اس کے اندر گنجائش ہے الیکٹران بھرنے کی, یا یہ الیکٹران فریلی ہم ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں بہا سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں جیسے گولڈ, سلور, کاپر, ایلومینیم, سٹیل, آئرن وغیرہ سب میٹل کی چیزیں ان میں شامل ہیں. جیسا کہ ہمارے گھروں میں جب ہم ویرنگ کرتے ہیں ان کے اندر سلور یا کاپر کی تار ہوتے ہیں جس کے اندر ہم الیکٹریسٹی کا فلو کرا سکتے ہیں, اور ہمارے گھر کے سارے ایکوپمنٹ اسی کی حساب سے چلتے ہیں جیسا کہ فریج, لائٹ, واٹر پمپ وغیرہ. ایسی ساری چیزیں جس کے اندر الیکٹریسٹی آسانی سے فلو کر سکتا ہے اس کو کنڈکٹر کہا جاتا ہے. دوسری ایک اور چیز جس کو ہم بولتے ہیں انسولیٹر یعنی بیٹ کنڈکٹر. انسولیٹر کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر پروٹون اور نیوٹرون کے آس پاس الیکٹران کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس طرح گول گول گھومتے ہیں پروٹون اور نیوٹرون کے ارد گرد. تو الیکٹران کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی نیو الیکٹران نہیں بھر سکتے. یہاں پر کوئی نیو الیکٹران بھرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے, اور یہ الیکٹران ہم آگے دوسرے ایٹم کو فلو بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح چیزوں کو ہم کہتے ہیں انسولیٹر یعنی بیٹ کنڈکٹر. اس کی مثال ربر, لکڑی, پلاسٹک, کاغذ, گلاس وغیرہ. کرنٹ کے تاروں کے اوپر جو ربر لگا ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر ہاتھ لگا کے کرنٹ نہیں لگتا, اس کو کہتے ہیں انسولیٹر, کیونکہ اس کے اندر کرنٹ فلو نہیں کرتا. اسی وجہ سے ہمیں الیکٹرک شاکنگ نہیں لگتی. تیسری چیز جو ہماری ہوتی ہے وہ ہے سیمی کنڈکٹر یعنی ہاف کنڈکٹر. تو سیمی کنڈکٹر کے اندر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر پروٹون اور نیوٹرون کے آس پاس 4 الیکٹران گھوم رہے ہیں. یہاں پر الیکٹران زیادہ ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں اور اتنا کم بھی نہیں. سیمی کنڈکٹر کے اندر ہم نئے الیکٹران کو ہم ڈال بھی سکتے ہیں اور ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں بہا بھی سکتے ہیں, لیکن ایک لیمٹ میں ہم الیکٹران کو بھر بھی سکتے ہیں اور آگے بہا بھی سکتے ہیں. تو ہماری موبائل کے جتنی بھی پارٹس بنتے ہیں وہ ان سیمی کنڈکٹر یعنی ہاف کنڈکٹر کی مٹیریل کو ملا کے بنتے ہیں. فار ایگزامپل سلیکون, گرمینیم, کاربن, ایلیمنٹ, سولر سیلز, انٹر انٹیگریٹڈ سرکٹ اینڈ ادرز. اب ہم لوگوں نے تینوں ایٹمز کی سٹرکچر کو سمجھا. ایک بار پھر دہراتے ہیں اور آسان ایگزامپل کے لیے ہم ایک چیز کو لیتے ہیں. اس سائٹ پر اگر ہم 12 وولٹ ان پٹ دیتے ہیں تو اس سائٹ پر ہمیں آؤٹ پٹ اگر 12 وولٹ